नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। हम सब कम से कम जो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में रहते हैं, कह सकते हैं कि एक चमचमाते और बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए महानगर में रहते हैं। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, खास करके उसकी लंबी चौड़ी सड़कों पर जो गाड़ियां बड़ी बड़ी नजर आती हैं, सड़कों के दोनों तरफ तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज से सजे हुए फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, नियॉन लाइट से चमचमाते शॉपिंग मॉल्स, और ये सब मिलजुल कर एहसास कराते हैं कि हम फर्स्ट वर्ल्ड मुल्क में हैं और जन्नत अगर कहीं है तो फिर यही है। लेकिन इस जन्नत की दरअसल हकीकत क्या है? इन रोशनियों के बीच न दिखने वाला काला धुआं जो हमारी सांसों में हर रोज दाखिल होता है, हमारे फ्रिज, हमारे एयर कंडीशनर से निकलने वाली गैस जो हमारे घरों की हवा को खराब करती है, पेट्रोल और डीजल की फराटेदार गाड़ियां हमें न जाने किस मंजिल तक पहुंचाती हैं कि हमारे जो फेफड़े हैं, खास करके जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनके फेफड़े कमजोर होते जा रहे हैं। हमने बेतरह उपभोग पर आधारित और केंद्रित जो जीवन शैली, जो लाइफस्टाइल अपनाई है, वो हमारी सांसों में किस तरह से सेंधमारी कर रही है, कैसे हमारे बच्चों को कमजोर बना रही है और उनकी सेहतमंद जिंदगी को बिल्कुल तार तार कर रही है। बाहर से आने वाली गाड़ियों को कसूरवार ठहराते हैं, पुरानी गाड़ियों को बैन करने की मांग करते हैं, पॉलिथीन और कचरे पर जुर्माना लग रहा है, लेकिन ये नहीं समझते कि इन सजावटी उपायों से, इस कॉस्मेटिक सर्जरी से शहर ऊपर से तो सुंदर लगेगा, भीतर से खोखला होता जाएगा। साइकिल्स को अलविदा कह दिया गया है बहुत पहले। रिक्शा जो है वो शहर के अंदर एक बदनुमा दाग की तरह है। लेकिन ये नहीं हम समझते कि आखिर इस महानगर में बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है। ये सरकार भी नहीं समझ रही है। तो हम आते हैं इस मूल सवाल पर कि इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएं, जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता हम कैसे निकालें। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा था सरकार से कि आखिर आप बताइए कि क्या चीज़ दिल्ली को प्रदूषित कर रही है, तो सरकार का जवाब था कि हमें नहीं पता कि क्या चीज़ प्रदूषित कर रही है इतनी ज़्यादा। और सिर्फ बात दिल्ली की ही नहीं है, और भी शहर हैं, पर हम लोग आज दिल्ली के प्रदूषण की बात करेंगे। और हमारे साथ एक वरिष्ठ लोगों का पैनल है जो बहुत तजुर्बेकार हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रदूषण को भोग चुके हैं बहुत, या हम सब भोग रहे हैं पर उन्हें झेलना ज़्यादा पड़ा है अभी। तो हम इन सबसे बातचीत करेंगे। मैं आपको मिलवा दूं, विवेक चट्टोपाध्याय प्रोग्राम है मैनेजर एयर पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट CSE के, वर्धमान कौशिक जिन्होंने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में याचिका दायर की है, टुटू धवन ऑटो एक्सपर्ट, पार्थ बसु इंडिया डायरेक्टर क्लीन एयर एशिया, बालेदु शेखर एडिशनल काउंसिल फॉर साउथ एंड ईस्ट MCD ग्रीन ट्राइब्यूनल में भी हैं, और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स। आपने NGT में याचिका दायर की। वर्धमान कौशिक, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने क्या सवाल पूछा था पहले दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ा, जो आपने सवाल पूछा था, कि आपको उसका जवाब मिला है? क्या कॉज है इस पोल्यूशन का? ये प्रदूषण इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? इस प्रदूषण के कॉजेज आइडेंटिफाई किए जाएं और उन कॉजेज के हिसाब से डायरेक्शन दिया जाए सारी मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट्स को कि उसके हिसाब से एक एक्शन प्लान क्रिएट किया जाए और अगले 1-2 साल में, ताकि पोल्यूशन कम होता जाए जी। तो उस सवाल का जवाब एक तरह से मिला है, क्योंकि NGT ने काफी अच्छे ऑर्डर्स पास किए हैं, बट एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन में काफी गैप रह गई है। और आपने जो याचिका दायर की थी, वो याचिका आपने दायर क्यों की? हम सब उठते हैं सुबह और जाते हैं जॉगिंग के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, और किसी दिन शायद हम कभी पहाड़ों में भी चले जाते हैं जॉगिंग के लिए, तो हमें फर्क अपने आप महसूस हो जाता है कि जो खुली हवा है उसमें हम कितनी ताजी सांस ले रहे हैं। और दिल्ली में आते हैं तो हमें रात को तारे भी नहीं दिखाई देते, क्योंकि पूरा स्मॉग से कवर्ड होता है। पार्थ, दिल्ली की जो हवा है वो दरअसल कितनी गंदी है, कितनी इसमें सच्चाई है? अभी वर्धमान कौशिक ने कहा कि जब हम पहाड़ में कभी चले जाते हैं और उसके बाद वापस दिल्ली आते हैं तो जो फर्क है वो महसूस होता है। यहाँ लगता है कि आप सांस नहीं ले पा रहे, और यहाँ भी कुछ इलाके हैं जहाँ बिल्कुल सांस नहीं ले पाएंगे और कुछ इलाके बेहतर हैं। ऑन एन एवरेज दिल्ली में कम से कम 200 से 300% पार्टिकुलेट मैटर अपने लेवल से हाई रहता है जी। जो WHO की स्टैंडर्ड है, जो कि 40 ग्राम पार्टिकुलेट मैटर होना चाहिए बाहर, 40 से 60, वो कभी भी आप बहुत ही कम समय पाएंगे कि बारिश के बाद हो सकता है कि वो 60 पे उतर आए, बट अदरवाइज वो हमेशा 250-300। और आनंद विहार जैसे लोकेशन में अगर कोई लोग वहां रहते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि वो 800 या 1000 तक भी पहुंच जाती है। विवेक चट्टोपाध्याय, जो 10 साल पुरानी गाड़ियों पर, डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने की बात की गई थी, उससे किस हद तक ये कम हो पाएगा? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये वेहिकुलर पोल्यूशन नहीं जो दिल्ली को इतना प्रदूषित कर रहा है। पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो उसमें लार्जली प्रोमिनेंट जो फाइन पार्टिकुलेट्स होते हैं, जो कि बहुत ही छोटे कण होते हैं, उनमें प्राइमरी व्हीकल्स एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और स्टडीज़ ये बताती हैं कि तकरीबन 45% तक है ये, परंतु कुछ दूसरी स्टडीज़ भी हैं वो कम भी बताती हैं।
परंतु हमें ये सोचना होगा कि अगर फाइन पार्टिकुलेट मैटर अगर हवा में है, कोई भी सोर्स उसे अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और लार्जली ये फॉसिल फ्यूल कंबशन सोर्सेस होती हैं, तो इन्हें हमें कंट्रोल करना होगा। व्हीकल्स एक बड़ी फैक्टर के तौर पे हैं, जो वेहिकुलर पोल्यूशन जी है। डेफिनेटली। अच्छा, और दूसरे सोर्सेज भी हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज इंडस्ट्रीज भी हैं, रोड डस्ट भी है। पर अगर रोड डस्ट है तो वो भी व्हीकुलर पॉल्यूशन से लैडन होता है। जी जी। यानी आप वो नेचुरल रोड डस्ट, नेचुरल डस्ट थार डेजर्ट का और यहाँ का जो रोड डस्ट जो होगा, उसमें काफी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। उसमें मेटल्स होते हैं और कई तरह के टॉक्सिक्स होते हैं। और खास करके जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो हाल में डीजल व्हीकल्स के बारे में कहा है कि उनका जो धुआं होता है वो कंफर्म कार्सिनोजन है फॉर ह्यूमंस, विथ प्रूवन एंड एविडेंस इज दैट इट कैन कॉज लंग कैंसर इन द पीपल। पुराने को माफ कीजिएगा, अगर हटाएंगे भी तो नए जो इतने ज्यादा आ रहे हैं, उसको उस पर किस तरह के कंट्रोल की जरूरत है? टूटू धवन, हर घर के अंदर जहाँ 2 लोग रहते हैं वहाँ 4 गाड़ियाँ हों, तो देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ लिमिट। मतलब अब कोई बहुत कम ऐसा घर होगा जहाँ की एक गाड़ी होगी। बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। और जहाँ पर गाड़ी की जरूरत नहीं भी है, वहाँ पे भी गाड़ी ले ली जाती है जस्ट एज अ स्टेटस सिंबल। चाहे आप उसको हफ्ते में एक बार ही चलाएं, बट एटलीस्ट घर के बाहर आपको ये गाड़ी खड़ी हुई है। अब आप यू कैनॉट बैन वन थिंग और दूसरी चीज को आप कह देंगे कि ये हमारे पास नहीं है। जब आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो फिर लोग जाएंगे कैसे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस इतनी कम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको अंदर की जो शहरों के अंदर गलियों गूचों के अंदर नहीं है, वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट तो चाहिए। सो अनलेस यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ गिविंग ट्रांसपोर्ट टू पब्लिक लिविंग इन द सिटी, बहुत मुश्किल है कि आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि आप गाड़ी मत लीजिए। प्लस ऑफ कोर्स गाड़ी के साथ साथ जैसे हमारे यूरो नॉर्म्स हैं, वो भी हमारे को बढ़ाने चाहिए। हमारा जो फ्यूल है विच इज नॉट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हमको वो प्रोवाइड करना चाहिए। देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस एंड स्ट्रिक्चर्स विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि फिल्टर्स होते हैं, आपके कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं। नाउ दे आर नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको कैटालिटिक कन्वर्टर्स ऐसे भी आ गए हैं दैट यू हैव टू ऐड a little bit of a solvent to the exhaust system so that आपके जो emissions हैं वो बहुत clean निकले। It is not कि वो बिल्कुल नहीं होंगी, but they will be cleaner than। So ऐसी टेक्नोलॉजी का incorporate होना बहुत जरूरी हो गया। ठीक है। बालेंद्र शेखर, जब ये सवाल रखा गया था कि आखिर दिल्ली में फिर गाड़ियों से व्हीकुलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तब सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये व्हीकुलर पोल्यूशन नहीं है जो कि प्रदूषित कर रहा है दिल्ली को। जब ये केस एनजीटी में चल रहा था और जब बैन किया गया 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को, तो सरकार की तरफ से मॉर्थ ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट ने जो एप्लीकेशन लगाई, उसने एप्लीकेशन में यही बोला कि आप ठीक है बैन कर रहे हो, लेकिन एज जो क्राइटेरिया है, हम लोगों को लगता है कि एज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। इसलिए कि सपोज कीजिए कोई आप अच्छी गाड़ी, कोई परिवार है जो एक गाड़ी रखता है और ढंग से रखता है, और एक कॉल सेंटर में गाड़ी चल रही है, तो 3 साल में जो कॉल सेंटर वाली जो गाड़ियां शायद 1000 किलोमीटर चल पड़े, 1 लाख चल पड़े, और आपकी जो रेजिडेंस यूज के लिए जो आप गाड़ी आप रख रहे हो, एक गाड़ी है, वो शायद वो 2 साल या 3 साल में मैक्सिमम वो 20,000 30,000 किलोमीटर चले। और यदि 10 साल के बाद दोनों गाड़ियों का वही फेट होगा, तो मुझे लगता है कि ये लोगों के साथ थोड़ा सा मतलब ज्यादती होगी। तो इस बात को हमने रखा। जो एनजीटी ने 3 कारण रखे थे, एक तो डस्ट पार्टिकल की बात, एक वेहिकुलर पोल्यूशन है, डस्ट दूसरा, पार्टिकल है, तीसरा है लीफ बर्निंग का। लीफ बर्निंग, जो पत्ते जो जलाए जाते हैं, जो जमा करके जो कचड़े जो जलाए जाते हैं। तो इन तीनों चीजों पर एनजीटी के बड़े स्ट्रिंजेंट ऑर्डर आए कि यदि कोई लीफ बर्निंग करता हुआ आदमी पकड़ा जाए, उस पे 5,000 की पेनल्टी लगाओ। तीनों कॉर्पोरेशन ने अपने अपने फिगर लिए कि भाई लीफ बर्निंग के इतने इंस्टेंसेस हमने पकड़े। उसी तरह से एक और, जहां तक रही बात डस्ट पार्टिकल को, एनजीटी ने बोला कि कोई भी मेटलिक रोड पे कोई भी डस्ट, इस तरह के जो बिल्डिंग मटेरियल जो स्टॉक करते हैं, वो नहीं होगा, और यदि वो कोई करता हुआ पकड़ा गया तो 50,000 की पेनल्टी लगेगी। कुल मिलाकर ये है वर्धमान कौशिक की जो इतने स्ट्रिंजेंट ऑर्डर्स पास हुए हैं, वो क्या इम्प्लीमेंट होते नजर आ रहे हैं? उससे क्या कोई फर्क दिखाई दिया है? कितने दिन हो गए इम्प्लीमेंट हुए हुए इसको? शहर में कुछ दिख रहा है कि ये सब बातें कहीं लागू हो रही हैं कि कहीं पे कूड़े का ढेर, मतलब बिल्डिंग मटेरियल का ढेर लोग छोड़ देते हैं, रेत छोड़ देते हैं, उस पर कोई पेनल्टी लग रही है, पत्ते जलाने पे कोई पेनल्टी लग रही है, कहीं कुछ इस तरह का होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द फैक्ट दैट ऑर्डर्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। डीपीसीसी ने एक एफिडेविट दिया था कि उन्होंने हेल्पलाइन स्टार्ट की है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन। अगर मेरे पास वो नंबर है अभी, उसमें एक सज्जन ने अपनी सेल्फी ले रखी है, उस पर मैंने जहां भी वेस्ट बर्निंग होता था उसका फोटोज खींच के भेजा, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ।
देखिए ऐसा नहीं है पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती है, मैं एज अ कंसर्न सिटीजन पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, यहाँ पे जितने लोग हैं सब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हमें जरिया तो बताइए, डीपीसीसी हेल्पलाइन ने अपनी स्टार्ट कर दी हेल्पलाइन, कितने लोगों को यहाँ पे जानकारी है उस चीज की, क्या ऑर्डर है जो गवर्नमेंट का एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक जो बनता है कि जो एनजीटी में ऑर्डर्स पास हुए हैं वो आप रीच कीजिए जो पब्लिक है उस तक, ताकि वो भी वो इंप्लीमेंट करने में हेल्प करे, उनको जहां दिख रहा है नहीं हो रहा है तो आप तक पहुंचे। मैं पढ़ रही थी कुछ रिपोर्ट्स दिन रात पोल्यूशन पे हो रही हैं कि दिल्ली के 43% स्कूली बच्चे यानी करीब 8 लाख बच्चों में फेफड़ों की घटती हुई क्षमता के लक्षण दिखे। मैं बात कर रही थी कुछ डॉक्टर्स से भी, उन्होंने बताया कि दिल्ली के बच्चों का जो लंग्स है, जो फेफड़ा है, वो स्मोकर्स लंग है। डॉक्टर गुलेरिया, बार बार उनको जुकाम, नज़ला, खांसी, सांस की तकलीफ, चेस्ट टाइटनेस, और ये उन दिनों ज़्यादा होती है जब लेवल्स ऑफ पोल्यूशन ज़्यादा होते हैं, उसके 2-3 दिन बाद। तो ये नॉर्मल लोग जो दिल्ली में आते हैं बाहर से, उनको ये सांस की तकलीफ एकदम शुरू हो जाती है और दमे जैसी शिकायत होने लगती है। और ये हमने भी एक स्टडी की है और देखा है कि जब लेवल्स ऑफ पोल्यूशन ज़्यादा हैं उसके सब्सिक्वेंट 48 और 72 आवर्स में इमरजेंसी एडमिशंस फॉर हार्ट प्रॉब्लम एंड लंग प्रॉब्लम एकदम बढ़ जाती है। बूढ़े बुजुर्ग लोगों में और बच्चों में दोनों में हो जाता है। नॉन स्मोकर्स में जो लंग कैंसर बढ़ रहा है, विमेन में लंग कैंसर बढ़ रहा है जो स्मोक नहीं करती हैं, वो वन ऑफ द रीजंस इज एयर पोल्यूशन। फिर अब और एक डेटा आ रहा है कि जो हम इनहेल करते हैं फाइन पार्टिकल्स, उससे लंग में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो इन्फ्लेमेशन हमारे ब्लड में चले जाती है। अगर हम हेल्दी लोगों का ब्लड लें इन दिल्ली में, उनमें जो इन्फ्लेमेशन है सीआरपी और अदर लेवल्स वो आम लोगों से ज़्यादा हैं, एंड दिस इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़। सो हमारी जो पॉपुलेशन है दिल्ली में, दे आर एट अ हायर रिस्क फॉर हैविंग हार्ट डिजीज़ एज कम्पेयर टू पीपल जो दूसरी जगह रह रहे हैं जहाँ पोल्यूशन कम है। घर के अंदर के प्रदूषण से भी बहुत ज्यादा बीमारियां और बहुत ज्यादा मौतें होती हैं। पार्थ में पढ़ रही थी कहीं कि आप टेलीविजन दिन रात चला रहे हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रिज है, बिना उसके तो लोग रह नहीं पाएंगे। वो तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जिसके बारे में मैंने शुरू में चर्चा भी की कि अगर वो अवेयरनेस हो लाइफस्टाइल को, तो वो आपके घरों के अंदर कितना प्रदूषण कर रहा है। ऐसे हम लोग जब घर साफ करते हैं, हम वी आर क्लीनिंग द हाउस, डस्टिंग, ये वो कारपेट, सोफाज, कुकिंग, पूजा कर रहे हैं अपनी इष्ट देवता की, वी पुट इंसेंस स्टिक्स, धूप बत्ती, दीज आर हेविली पोल्यूटिंग। और खुदा ना करे अगर आपके घर में एसी लगा हो, जो कि गर्मी में ज्यादातर लोगों के घर में होगा, तो वो पोल्यूशन विल लिंगर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। 2 चीज मैं बता देता हूं, आजकल न्यूज़पेपर्स में आप लोग देखते हैं एयर पोल्यूशन डेटा आता है, तो देयर आर 2 डेटा आप देखोगे, एक 2.5 लिखा रहता है, एक PM10 लिखा रहता है। सो बेसिकली PM2.5 इज स्मार्ट पोल्यूटेंट, दैट्स व्हाट आई कॉल इट। पहले स्मार्ट सिटी था, फिर स्मार्टफोन हुआ, अब स्मार्ट पोल्यूटेंट्स है। व्हाई इज इट स्मार्ट? एग्जैक्टली, इट इज स्मार्ट बिकॉज हमारे नाक में नोज हेयर है, नॉस्ट्रिल्स में, इट इज बेसिकली अ डिफेंसिव मैकेनिज्म, इट इज सपोज्ड टू ट्रैप जितने पोल्यूटेंट्स हैं। नाउ दे हैव गॉन स्मॉलर। PM2.5 does not get stopped by the nostrils, they go directly in your lungs and they are straight away carcinogenic. So डॉक्टर साहब जो एक्चुअली ये नंबर्स बता रहे थे, एब्सोल्युटली दे आर गोइंग हाई बिकॉज ऑफ दिस फाइन पार्टिकल्स, जो कि अब बहुत हो रहा है। और फाइन पार्टिकल्स की बहुत वजह है, जैसे लूज डस्ट, गाड़ी, सम रिफाइंड व्हीकल्स जो आजकल फाइन पार्टिकल्स एमिट करते हैं, एंड द काइंड ऑफ डस्ट इनसाइड द हाउस। तो इनफैक्ट मैं कहूंगा कि वन ऑफ द थिंग्स इज घर में हम लोग तो मतलब ज्यादातर हम बोले थे, तो घरों में लोग वो प्योरीफायर आजकल लगा रहे हैं, एयर प्योरीफायर। देखिए एयर प्योरीफायर सबके पास का नहीं है, लेकिन ये भी बहुत इसकी बिक्री बढ़ गई है। हाँ, मैं एयर प्यूरीफायर के अगेंस्ट में नहीं हूँ, और मुझे लगता है एयर प्यूरीफायर एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि अगर हमारे पास सांस लेने के ऑप्शन होते तो शायद मैं कहता कि उसकी जरूरत नहीं है। घर में वो सांस लेंगे और बाहर निकलते ही फिर आप दूसरी हो हवा में सांस लेंगे, तो उसमें ज्यादा फायदा नहीं है। फिर भी एक रिजुविनेशन का चांस हमको मिलना चाहिए, जो कि रात के 8 घंटे में शायद हो। तो रात के उन घंटों में सारी ट्रक्स आ जाती हैं शहर के अंदर, ट्रक्स और बसेस, वो उसको हम शहर के बाहर से क्यों नहीं ले जा सकते? जो दिल्ली की जो सबसे बड़ी जो वजह है, जो व्हीकल पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की जो ट्रैफिक है वो तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है वो जो दिल्ली को जो क्रॉस करती है मैसिव जो नंबर्स हैं ट्रक्स के, तो वो जब तक ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर जिसकी बात चल रही है, वो एक दिल्ली को कहीं ना कहीं आपको पूरे एक तरह से, जैसे रिंग रोड है, पहले रिंग रोड था, फिर आउटर रिंग रोड, तो वो कहीं ना कहीं आपको पूरे दिल्ली की बाउंड्री के बाहर बाहर ये पूरी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो कि मेरे ख्याल से ईस्टर्न कॉरिडोर NHI बना रहे हैं और वेस्टर्न कॉरिडोर की जवाबदेही हरियाणा को है। तो हरियाणा ने बोला है कि नेक्स्ट ईयर शायद उनका वो कॉरिडोर पूरा होगा, और NHI ने 2.5 साल का समय लिया है। पंजाब में एग्रीकल्चरल बर्निंग हुआ था, भूसा जलता है हर साल, दैट इज अ वेरी इजीएस्ट वे, और दिल्ली में पोल्यूशन आ गई थी। कैसे आया था? सी, पोल्यूशन इज ट्रांसबाउंडरी। अगर मैं एक कमरे में अगरबत्ती चलाता हूं, दूसरे कमरे में नहीं आता है उसका खुशबू।
सो पोल्यूशन इज लाइक दैट। आप 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर बाहर ले जाएंगे, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। यू विल हैव टू मेक द ट्रक्स और द व्हीकल्स क्लीनर, दैट इज द फर्स्ट सोल्यूशन। स्कूल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिट स्कूल्स, हम लोग बच्चों को गाड़ी में छोड़ने जाते हैं। हम लोगों ने, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, कनॉट प्लेस में एक बहुत बड़ी स्कूल के बाहर हम लोगों ने सुबह 6 बजे से दिन में 11 बजे तक एयर क्वालिटी मॉनिटर किया था 2 दिन। एवरी टाइम 7:30 बजे के आसपास, 8 बजे स्कूल खुलता है, 7:30 से 8 द एयर पोल्यूशन लेवल्स वेंट अप बाय 200%। 200%। हम लोग बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की जिनकी फॉर्मेटिव इयर्स है। बच्चे स्कूल आ रहे थे क्योंकि Exactly. गाड़ियां इतनी ज्यादा आ क्योंकि रही गाड़ियां थी, इतनी तो आप कह ज्यादा रहे थे कि है। प्रदूषण 200% ऊपर चला गया था उसका। 200%। तो स्कूलों को गाड़ियों पे रोक लगानी चाहिए कि बसेस से बच्चे आए और ये प्राइवेट गाड़ियां एक एक बच्चे को Exactly. छोड़ने के लिए ना आए। लोधी गार्डन जो कि सेंट्रल दिल्ली में है, वहाँ हम सोचते हैं कि भाई वो क्लीन एंड ग्रीन एरिया है, वहाँ भी हमने पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया। मतलब लोधी गार्डन में टहलने जाना सुबह सुबह बड़ा खतरनाक है। जस्ट टू मेक दैट पॉइंट कि भाई लोग सोचते हैं कि हेल्दी रहने के लिए हमें चलने की जरूरत है, साइकिल चलाने की जरूरत है, तो आप क्या ब्रीथ कर रहे हैं। और तो जब दिल्ली में आप कहाँ साइकिल चलाएं, कहाँ टहलने जाएं? अगर आप जाएंगे तो शायद आपको अस्थमा के अटैक का खतरा ज्यादा है। 2 तरह की दिक्कतें हो रही है। हम चाहते हैं कि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, वॉक इन साइकिल इंप्रूव हो ताकि लोग इसमें शिफ्ट हों। दिल्ली में फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पॉकेट्स हैं, इंडस्ट्रियल पॉकेट जैसे ओखला, पटपरगंज वगैरह, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे कम से कम टोटल माना जाए तो करीब 1 लाख लोग हर रोज सुबह साइकिल चला के जाते हैं और वापस आते हैं। तो इन लोगों के लिए साइकिल कॉरिडोर्स बनाने की बात हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग जो लोग 2 व्हीलर्स में है, हम लोग उस कॉरिडोर में घुस जाते हैं, एंड विच मेक्स द कॉरिडोर्स मच मोर अनसेफ जो लोग साइकिल चलाते हैं। तो हम, और दूसरी चीज ये है साइकिल पार्किंग की सुविधा। आप ज्यादातर केसेस में आप मार्केट में साइकिल लेके जाएंगे तो आपको साइकिल पार्किंग सुविधा ही नहीं है, जो कि एक छोटी सी लोहे की जस्ट रैंडम जहां पे आप व्हील लगा के चेंज कर सकते हैं। इफ सच बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड नहीं कर सकते तो हम इसको कैसे अच्छा, ये कोई बढ़ाएंगे? आप में से किसी को जानकारी होगी कि दिल्ली के कौन से इलाके हैं जो ज्यादा प्रदूषित हैं, कौन से इलाके हैं जो कुछ कम प्रदूषित? आनंद विहार वाला जो इलाका है, हाँ। वहाँ पे चूंकि गाजीपुर डंपिंग साइट वहाँ पे है, जी, आनंद विहार का डिपो वहाँ पे है, फिर बगल में गाजियाबाद की सारी ट्रैफिक वहाँ पे आती है। तो वो जो स्ट्रेच है, एक तो वो स्ट्रेच और जो दूसरा आश्रम वाला जो स्ट्रेच है, मुझे लगता है ये 2 स्ट्रेच काफी ज्यादा। पंजाबी बाग, आरके हाँ, पुरम पंजाबी और बाग, आनंद विहार हाँ, के ये इलाके ये जो 3-4 जो मेन जंक्शंस हैं, जो मैसिव ट्रैफिक का जहाँ पे मूवमेंट है वो। जी जी, इसमें सच्चाई है कि ये इलाके ज्यादा प्रदूषित हैं। इलाकों में मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है इसलिए हमें मालूम है। हाँ। पर अगर आप पूरे दिल्ली की बात करें, पूरे दिल्ली में कहीं भी स्वच्छ हवा नहीं है। अगर आप कहीं भी मॉनिटरिंग करें, जो आप दिल्ली का पाएंगे। जैसे पूरा जो जंगल का स्ट्रेच है, जो रिज इलाका है, जहाँ उन पन्ना सब जगह फॉरेस्ट पे में भी हमने मॉनिटरिंग की, वहाँ भी हमें बहुत ज्यादा लेवल्स मिले। वहाँ जो लोग वॉक करने के लिए जाते हैं, कोई भी एरिया अछूता नहीं है इससे। और हमें खास समझने की बात है कि हमारे ये जो रोड नेटवर्क है दिल्ली में, जिसकी हम तारीफ भी करते हैं कि वाइडर रोड्स हैं, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया वी हैव कंट्रीब्यूटेड टू रोड बिल्डिंग। तो 21% ऑफ द एरिया इज सिटी अंडर रोड्स। पार्किंग के लिए हमने 10% अलग कर दिया, जिसमें गाड़ियां पार्क होती हैं पूरे शहर में। जी, तो तकरीबन आपके 30% हमने गाड़ियों के लिए रख दिया। इन गाड़ियों के सड़कें जो हैं उसके आसपास रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैं, और जो स्टडीज बताती हैं कि 300 से 500 मीटर के दायरे में प्रदूषण का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है सड़कों के किनारे लोग जो रहते हैं। स्टडीज ये बताती हैं कि करीबन 55% ऑफ द दिल्लीज इंटायर पॉपुलेशन लिव्स क्लोज टू द रोड्स। पुराने व्हीकल्स को ठीक है हम आउटराइटली अगर बैन भी नहीं कर रहे हैं, तो लेबलिंग प्रोग्राम एक दूसरा तरीका है जो कि यूरोप में काफी हो रहा है, चाइना में हो रहा है कि आप पुरानी गाड़ियों को येलो लेबल कर दीजिए। सर्टेन डेज में जब प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है, आप उनकी एंट्री या चलाना उनको बंद कर दें आप। तो ये आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी गाड़ियां पुराने एमिशन नॉर्म्स मीट करती हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करके रेस्ट्रिक्ट करें। जी। और दूसरा ये जो इमरजेंसी मेजर्स वो ज्यादा जरूरी है। हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पर अभी आप देखेंगे कि विंटर के दौरान लगभग 3-4 दिन सीवियर एयर पॉल्यूशन रहता है, पर उसके साथ कुछ ये लिस्ट नहीं होती कि अगर सीवियर है तो क्या क्या एक्शन होने चाहिए। प्राइमरी स्कूल्स बंद नहीं होते हैं, बच्चों को ये हिदायत नहीं दी जाती कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
जो वल्नरेबल है, जिनको जो एस्थमेटिक्स हैं वो भी अनअवेयर हैं। जी जी। तो एक तरह से ये जो कंफ्यूजन का जो ये स्टेट बताना है, बहुत जरूरी है कि जब एयर पोल्यूशन बढ़ जाए तो उस इमरजेंसी मेजर्स में आप क्या कर सकते हैं, किस तरह के प्रिकॉशंस लेना चाहिए और किस तरह लोगों पर इसका असर पड़ रहा है, उसकी भी हम बात करेंगे। और हम दरअसल आखिर हम करें क्या कि इससे हम किस तरह से निपटें, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज तो एक लंबी बात है, उसको धीरे धीरे उस पर काम करना पड़ेगा, लेकिन कितना इस पर इसका असर पड़ रहा है और दूसरे की हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग में, उसके बाद वापस लौटेंगे।